जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करते हैं कि भारत में सीएए कानून लागू कर दिया गया है। सीएए कानून क्या है, इसके बारे में हमने पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा की हुई है। हमने कई वीडियो इस पर किए हैं, जिसको हमने कम्युनिटी टैब में एमपीएस हिंदी के कम्युनिटी टैब में शेयर भी किया हुआ है। उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा और भी क्लियर करेंगे, क्योंकि ये देश में लागू कर दिया गया है और कई सारे शॉर्ट के माध्यम से भी हम चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं। जैसे कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, दिल्ली के जो पुलिस वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, यूपी के पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। क्योंकि सीए कानून लागू होने से आपको पता है कि शाहीन बाग में एक विशेष तौर पर सांप्रदायिक दंगा किया गया था, जो एक तरह से प्री प्लान था और जिसमें जान माल का नुकसान हुआ था और दोनों संप्रदायों में, हिंदू और मुसलमानों में तनाव बढ़ा था। इन चीज़ों को लेकर किसी भी प्रकार का कुछ अनहोनी ना हो, उसको लेकर प्रशासन इस समय टाइट है। लेकिन पश्चिम बंगाल से एक मामला निकल के आ रहा है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक मतुआ समुदाय है, जो कि 1947 के बाद, भारत के विभाजन के बाद, जब भारत और पाकिस्तान विभाजित हुआ था, तो ये लोग दूसरे देशों से भारत पहुंचे थे, जिन्हें मतुआ समुदाय के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में हम डिटेल से अभी चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि किन किन लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है, कौन लोग प्रताड़ित हैं जिनको ये फ़ायदा होने वाला है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में गैर मुस्लिम जितने भी लोग अल्पसंख्यक हैं, उन सभी को भारत ये सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के द्वारा क्या कर रही है, एक तरह से इनको नागरिकता प्रदान करेगी। यानी कि अब ये लोग, ये इनको कोई नहीं कह पाएगा कि तुम भारतीय नहीं हो। आने वाले समय में जब इनको इनकी पहचान दी जाएगी तो ये भारत के नागरिक हो जाएंगे। और इसीलिए ये लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और ढोल नगारे बजाकर भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। आइए इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन कुछ और चीज़ें हम आपको बताएंगे सीएए के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला। आपको पता है कि 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में बना था और बांग्लादेश की आज़ादी के 50वीं सालगिरह पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी का वर्ष जब था, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ पर अपना दौरा किया था। वहीं यह भी याद रखने वाली बात है कि बीते कई सालों में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का उस समय ये पहला विदेश दौरा था और वो पहली बार बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। और इन सारी चीज़ों को लेकर मतुआ समुदाय काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारत सरकार उनके बारे में सोचेगी और उन्हें कुछ ना कुछ योगदान करेगी। और बता दें कि सीएए जो कानून था, ये कहीं ना कहीं कोविड के चलते और इसका विरोध प्रदर्शन के चलते इसको लागू नहीं किया जा रहा था। बात करते हैं बांग्लादेश के उस समुदाय के लोगों की जिनकी मुलाकात उस समय प्रधानमंत्री के साथ की गई थी। वे हैं मतुआ समुदाय के लोग। और यही जो समुदाय है, इसके अगर हम संस्थापक की बात करेंगे तो मतुआ महासंघ के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर है, जो ओरकंडी या ओरकांडी के मंदिर और बरिशाल जिले के सुगंधा शक्तिपीठ भी से जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी के जाने का उस समय कार्यक्रम बना था, जो हिंदू धर्म में वर्णित 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी उस दौरान कुशतिया में रविंद्र कुटीबाड़ी भी जाने की योजना उनकी बनी थी। उनके इन्हीं कार्यक्रमों को बंगाल की सियासत में और यहाँ होने वाले उस समय विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था। बात करते हैं कि बंगाल में मतुआ समुदाय का क्या सियासी अहमियत है, और इसी को एक तरह से आप सोचेंगे कि सीएए कानून के जरिए प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि उनके वोट परसेंटेज को भी लिया जा सकता है। क्योंकि जब चुनाव के सीज़न में आया, वैसे भी विरोधी दल इस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनावी सीज़न में आया हुआ है और इसका लाभ लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको हम ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल, जो कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री शासन में वो चल रहा है, और ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं भारत में जिन्होंने अपने विधानसभा में इस कानून के खिलाफ एक तरह से कहा जाए कि व्यवस्था बनाई है कि जब भी भारत सरकार इसको लागू करेगी तो वो इसको लागू नहीं करेंगी, ऐसा वो कहती हैं। और जब तक ममता बनर्जी रहेंगी, मुझे नहीं लगता कि वो अपने राज्य में इसको लागू होने देंगे। खैर, भारत सरकार की योजना है और कब तक रोकेंगी, एक ना एक दिन वहाँ पे लागू हो जाएगी, अगर वहाँ पर केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे हो जाते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी लगभग 2 करोड़ से अधिक बताई जाती है। आप समझ सकते हैं कि हर सीट पर इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान होगा। पश्चिम बंगाल के नदिया तथा उत्तर व दक्षिणी 24 परगना जिले में 40 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस इलाके की कम से कम 7 संसदीय सीटों पर उनके वोट को निर्णायक समझा जाता है। इस समुदाय की सियासी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में चुनावी अभियान की शुरुआत बीड़ा
पाणी देवी से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। बीणा पाणी देवी को इस समुदाय के लोग बंगाल में बोरो माँ यानी बड़ी माँ कहकर भी संबोधित करते हैं। वह समाज सुधारक हरिश्चंद्र ठाकुर के परिवार से आती हैं, जिन्होंने 1860 के दशक में समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इस समुदाय के लोगों को एकजुट करने की कोशिश की थी। इस समुदाय के लोग हरिश्चंद्र ठाकुर को भगवान की तरह पूजते हैं, जिनका जन्म अविभाजित भारत के एक गरीब व अछूत नमोशूद्र परिवार में हुआ था। अविभाजित भारत का वह हिस्सा अब बांग्लादेश में है। बीणा पाणी देवी का 5 मार्च 2019 में 100 साल की उम्र में कोलकाता में निधन भी हो गया था। समझा जाता है कि साल 1947 में आज़ादी के साथ बंटवारे और एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के उदय के बाद इस समुदाय के लोगों ने धार्मिक शोषण से तंग आकर 1950 के दशक में ही तब पूर्वी पाकिस्तान में रहे इन इलाकों से भारत में पलायन शुरू कर दिया था। धीरे धीरे यहाँ रहते हुए इस समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ मतदान पहचान पत्र भी बनवा लिया और राज्य की राजनीति को गहरे प्रभावित करने लगे गहरे तरीके से। और इस समुदाय के लोगों को पहले वाम दलों का वोटर समझा जाता था, लेकिन ये फिर ममता बनर्जी की तरफ शिफ्ट हो गए। अभी समुदाय के लोगों का समर्थन बीजेपी की तरफ समझा जाता है, जिसकी एक बड़ी वजह नागरिकता संबंधी कानून को समझा जाता है और वही नागरिकता संबंधी कानून भारत सरकार ने आज लागू कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग करोड़ों का वोट बैंक इनकी तरफ आने वाला है। आपको बता दें कि जब नागरिकता संशोधन कानून की शुरुआत हुई थी, यानी कि इसके बारे में चर्चा हुई थी, तो 2003 में नागरिकता कानून में जो बदलाव किया गया था, उसके बाद उन्हें लगा कि भारत में अवैध तरीके से घुसने के नाम पर उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जा सकता है, 2003 का जो कानून था। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन कानून लाए जाने के बाद उन्हें यहाँ शरण और नागरिकता मिलने की उम्मीद जगी थी, जो आज पूरी हो चुकी है, जिसके कारण इस वक्त उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ चुका है या आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के नतीजों के आधार पर कहा जाता है, जिसमें शांतनु ठाकुर को बीजेपी के टिकट पर बनगांव से 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई थी। बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर बीणा पाणी देवी के छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे हैं, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने ही परिवार की ममता बाला ठाकुर को हराया था। ममता बाला ठाकुर बीणा पाणी देवी के बड़े बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर की पत्नी है, जिन्होंने 2015 में हुए उपचुनाव में टीएमसी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता था। इससे पहले 2014 के चुनाव में कपिल कृष्ण ठाकुर ने टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उनके असामयिक निधन के कारण इस सीट पर फिर से उपचुनाव कराया गया, जिसमें उनकी पत्नी को जीत मिली। 2019 के चुनाव में सीट बीजेपी के खाते में चली गई। फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगा कि इस समुदाय का पूरा समर्थन बीजेपी के साथ है। बहरहाल इस विधानसभा चुनाव में इस समुदाय की भूमिका किस तरह की होगी और ये चुनाव को किस तरह प्रभावित करते हैं, इसका पता तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा, जब लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव होगा। लेकिन सब मिला जुलाकर जिस प्रकार से इनके वीडियोस सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से निकल के आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि एक भारी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ मतुआ समुदाय का जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आज के नोटिफिकेशन में भारत सरकार ने क्या कहा है, क्या इनमें बड़ी बातें कही हैं। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया है। CAA को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। किसे मिलेगी नागरिकता, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी और देश के लोग नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। भारतीय नागरिकों पर क्या असर होगा, तो आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से भारत हो रहा है और आने वाले समय में और भी जनसंख्या आने से कई चीज़ें हो सकते हैं। भारतीय नागरिकों से CAA का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता, यानी कि जो भारत के नागरिक वर्तमान समय में हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हैं, उनकी नागरिकता को कोई भी छीन नहीं सकता है। इसका आवेदन कैसे किया जाएगा, तो इसका आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन में आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है, यानी कि जो 5 साल से पहले से रह रहे हैं उन्हीं को ये नागरिकता दी जाएगी। बाकी विदेशियों यानी कि मुस्लिम के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक है। अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, वो यहाँ रहना चाहता है, तो 11 साल उसके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। आज पता है कि शाम को लगातार न्यूज़ फ्लैश चालू हुए थे। हमने भी इस पर विचार विमर्श किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं और इसका ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब ट्वीट किया तो ये निकला कि उन्होंने आपको बता दें कि खुशी की बात है कि नोटिफिकेशन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया
एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट किया कि अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर उन्होंने जो DRDO है उसके वैज्ञानिकों को बधाई दे दी थी। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन में पेश किया गया था। यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ था। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही CAA कानून बना। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 को संशोधन इसमें किया गया है। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था। नए संशोधित कानून में ये अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई थी, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन हमने देखा उसमें 5 साल ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको पीछे बताई, नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्यों खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे असम, पश्चिम बंगाल में काफ़ी विरोध भी हुआ था। असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर भी लाई थी, जिसका मकसद यहाँ रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। फिलहाल NRC जिसे नेशनल सिटीजन रजिस्टर कहते हैं, उस पर कोई भी सूचना नहीं आई है, ना ही उसका नोटिफिकेशन लाया गया है। बात करते हैं CAA को लेकर जो सरकार की तैयारियां पहले से चल रही थी, उसमें CAA के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी कर लिया था। सूत्रों के हवाले से जो मीडिया के सूत्र होते हैं, हमें नहीं पता कहाँ से इनके सूत्र आते हैं, लेकिन उनके हवाले से जो बातें आती हैं वो बता रहे थे कि CAA इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीज़ा के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। गृहमंत्री अमित शाह 2 महीने में 2 बार कह चुके थे कि CAA लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। यह देश का कानून है, इसे कोई रोक नहीं सकता। संसद ने CAA पर 11 दिसंबर 2019 को मोहर लगाई थी। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है और आज इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये अब तक की सारी डिटेल हमने बताई। बाकी और भी चीज़ें जो हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं है, लेकिन और भी चीज़ें अगर आपको बताएं तो सुरक्षा की दृष्टि से पूरे देश में प्रशासन अपनी तैयारियां कर लिया है। खासकर उन इलाकों में जहां पर संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर प्रशासन फ्लैग मार्च कर रही है, यानी कि भारी संख्या बल में सुरक्षा बल सड़क पर निकलकर वहां पर कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई किसी भी प्रकार की कह सकते हैं कि जनमानस में भ्रम ना फैलाए। और सोशल मीडिया पर भी सरकार नज़र गड़ाई हुई है कि अगर कोई गलत सलत अनाप शनाप बयानबाजी करता है या कुछ भड़काऊ पोस्ट डालता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो चलिए, अब तक के लिए जो भी अपडेट थी मैंने आपको बताने की कोशिश की। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।